हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑप्शन की क्लास में। हमने प्रीवियस वीडियोस में कुछ सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज़ की बात करी जो लेटर वैदिक पीरियड में उनका बोलबाला था। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में, लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमी के बारे में कि आखिरकार उनकी इकोनॉमी का बेस क्या था। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर उससे पहले अगर आपने हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए क्या पसंद आता है, कैसी लगी आपको वीडियो, और कोई सजेशन हो तो वो भी सजेस्ट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी की, यानी लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी कैसी थी। यहाँ पर देखिए जो रेफरेंसेस हैं एग्रीकल्चर के, वो हमें फोर्थ मंडला जो है ऋग्वेद का, उसमें रेफरेंसेस मिले हैं। देखिए ऋग्वेद जो है वो भागों में बटा हुआ है, लाइक पार्ट्स में, जैसे कि एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, उन पार्ट्स को बोला जाता है मंडला। तो ये ऐसा ही चौथा जो पार्ट है उसको बोला गया फोर्थ मंडला। जो फोर्थ मंडल है ना, उसमें ऋग्वेद में, उसमें एग्रीकल्चर के रेफरेंसेस हमें देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था वो आर्यंस का बेसिक ऑक्यूपेशन था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आर्यंस थे उनको मतलब वो प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन थे, वो एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादातर डिपेंड रहा करते थे। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होने लगा था जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कि ये जो आर्यंस थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो आयरन का एक्सटेंसिव यूज़ करना चालू कर दिया था। इसीलिए इस फेज़ को आयरन फेज़ ऑफ इंडिया भी बोला गया है। अब हमें कैसे पता कि वो उनके पास एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो नॉलेज थी वो थी या नहीं थी। तो इसके जो एविडेंसेस हैं और इसके जो कुछ अवशेष हैं वो हमें सतपथा ब्राह्मणा में से मिलते हैं, जो कि एक ऋग्वेद का ही पार्ट है। अब सतपथा ब्राह्मणा क्या है, देखिए इसके रिगार्डिंग जब हम वेदास यानी लिटरेचर पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड का, तब हम उसमें डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे कि आखिर ब्राह्मणास क्या हैं, आर्यिकास क्या हैं, वेदास क्या हैं, उपनिषद क्या हैं, पुराणास क्या हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस पर फोकस करते हैं। अब देखिए आर्यंस के पास एक्सटेंसिव नॉलेज थी जिसका हमें पता लगा सतपथा ब्राह्मणा से, ठीक है। अब जो आर्यंस थे वो बेसिकली केटल रियर थे, यानी जो पशुओं को चराने वाले। अब उनकी जो इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं पैस्टोरल इकोनॉमी से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इकोनॉमी बन रही थी, क्योंकि पैस्टोरल कम्युनिटी तो थी ही उनकी। अब वो एग्रीकल्चर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी सपोर्ट करा करते थे। देखिए जब गाय भैंस या शिप वगैरह भी होंगे आपके पास, तो उनको खवाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, चारा वगैरह। तो वो सारी चीज़ें जब एग्रीकल्चर में आप देखोगे, अगर आप जस्ट सपोज कीजिए कि जब गेहूं होता है यानी वीट को उगाया जाता है, तो वहाँ पर जो वीट का अवशेष तो निकाल लिया जाता है, यानी वीट तो निकाल लिया जाता है, मगर उसका जो अवशेष बचता है उसका क्या होगा। अब उसको हम क्या कर सकते हैं कि जो कैटल्स हैं हमारे, उसको खवाने के लिए आ सकता है काम में। तो कहीं ना कहीं जो कैटल रियरिंग यानी पैस्टोरल जो कम्युनिटी है ना, वो फर्दर सपोर्ट की गई थी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आयरन था, आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ ना, जैसे कि एग्रीकल्चर टूल्स थे उनको मैन्युफैक्चर करने में, जो प्लाउशेयर वगैरह होते हैं यानी हला जो होते हैं जो खेत को जोतने के काम आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्सटेंसिव तौर पर की गई, और जिससे कि जो उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो कहीं ना कहीं सरप्लस हो गया। तो इससे कहीं ना कहीं उनकी वेल्थ में भी इंक्रीमेंट हुआ, उनकी जो लाइफ थी यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई। वो एक जो चक्र था ना, जिससे कि जो आयरन का यूज़ था, जो आयरन के यूज़ ने चीज़ें लीड करी, जो उसके परिणाम रहे आयरन के यूज़ के, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था वो कहीं ना कहीं जो चीफ मीन्स बन गया था उनके लाइवलीहुड का, वो सोली डिपेंड होने लगे थे एग्रीकल्चर के ऊपर ही। जैसे कि 6, 12, 18, 24 ऑक्शन जो है ना खेत को जोत रही हैं, इसके रेफरेंसेस हमें वेदास से मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्लाउशेयर था वो कहीं ना कहीं जो है ना उसको सैक्रेड समझा जाता था, यानी उसकी पूजा करी जाती थी सबके द्वारा। क्योंकि देखिए जिससे हमें खाने के लिए मिल रहा है, जो हमें खाने के लिए दे रहा है, हम उसी की तो पूजा करेंगे। और यहाँ पर हमें कुछ एविडेंसेस ऐसे ही मिले, जैसे कि रामायण में किंग जो जनक थे वो कहीं ना कहीं प्लाउशेयर फेस्टिवल को कंडक्ट कराते थे, यानी उसको धूमधाम से सेलिब्रेट करा करते थे मिथिला में, एट मिथिला। और हमने ये भी देखा कि जो किंग करण थे अंगा में, वो कहीं ना कहीं जो प्लाउशेयर था उसको डोनेट करा करते थे। देखिए कुछ
जो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती हैं तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, डोनेट लिखा है ये, ठीक है। अब आगे जो सतपथा ब्राह्मणा के अगर अनुसार देखा जाए तो आर्यंस के द्वारा क्या हुआ था कि जो डिफरेंट मेथड्स थे ना एग्रीकल्चर को पानी पानी देने के, यानी इरिगेशन मेथड्स होते हैं, वो भी प्रैक्टिस करे गए हैं। कहीं ना कहीं मड स्टोन के टैंक बनाए गए हैं उनके द्वारा, उनको कंस्ट्रक्ट करा गया ताकि वो इस वाटर है ना उसको स्टोर कर सकें और उसको इन केस ऑफ नीड उसे यूज़ कर सकें। और चैनल्स बनाई गई हैं ताकि उसमें एक कट लगाकर पानी जो है ना खेतों तक प्रोवाइड कराया जा सके। और उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी मानसून की भी, जिसके अनुसार वो जो अपनी फसल थी उनको भी उगाया करते थे। जो वो फसल उगाया करते थे जैसे कि राइस, वीट हो गया, बार्ले, पीज, मिलेट, जम्स, ब्लैक और ग्रीन दोनों ग्राम उगाया करते थे, नॉट जम्स, इट्स ग्राम्स। और फ्रूट वगैरह की भी इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। अब हमें ये भी पता चला है अथर्ववेद से कि जो कल्टीवेशन शुगर केन की होती थी ना, वो भी उनको पता था कि कल्टीवेशन कैसे करनी है शुगर केन की, क्योंकि मोस्ट प्रॉबली और मे बी जो हो सकता है शुगर केन की जो फसल होती है उसको तकरीबन तकरीबन 1 साल लगता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो आर्यंस थे उनको राबी और खरीफ दोनों ही क्रॉप के बारे में काफ़ी जानकारी थी, और उनको सीजन वाइज कैसे उगाना है कैसे नहीं उगाना है वो भी उनको ये सारी चीज़ें पता थी। तो जो जो चीज़ मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखी है ये आपको याद रखनी है, जब भी आप अपने पेपर में अच्छी तरीके से इन्हें प्रोड्यूस कर पाओगे। अब हमें राइस वगैरह के बारे में कैसे पता चला, देखिए हस्तिनापुर में जो राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस हैं ना वो कहीं ना कहीं हमें मिले हैं। अयोध्या और मथुरा में वीट और बार्ले के हमें एविडेंसेस मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें बताती हैं कि आर्यंस जो थे उनके पास किस किस प्रकार की नॉलेज थी और क्या क्या चीज़ वो उगाया करते थे, कल्टीवेट करा करते थे। और आर्यंस यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए खाने के लिए हमें बर्तनों की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और उन्हें स्टोर करने के लिए भी, ताकि उन्हें आगे किसी भी समय में यूज़ करा जा सके। तो उसके लिए क्या करते थे आर्यंस की, वो डिफरेंट काइंड की वो जो पोट्रीज हुआ करती थी, यानी जो अर्धनवेरे हुआ करते थे उन्हें बनाया करते थे। आर्यंस मैन्युफैक्चर 4 काइंड्स ऑफ पोट्रीज, 4 प्रकार की पोट्रीज बनाया करते थे। पहली रेड वेरे, दूसरी रेड ब्लैक वेरे, तीसरी रेड स्लिप्ड वेरे, और जो चौथी थी वो थी पेंटेड ग्रे वेरे। जो स्लिप्ड यहाँ पर मतलब है ना कहीं जो रेड कलर है वो फेड हो जाना, फिर उसके बाद स्लिप्ड हो जाना, कहीं ना कहीं पिंक बन जाता था फिर ये। और जो पेंटेड ग्रे वेरे था वो पेंटेड ग्रे वेरे ही था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लास्ट वन है ना, ये जो पेंटेड ग्रे वेरे वो कहीं ना कहीं 600 BC के दौरान हमें जो एग्जीक्यूट करी हमने, फिर उसकी डेटिंग सिस्टम के द्वारा हमने देखा तो हमें कहीं ना कहीं पता चला कि ये 600 BC के दौरान ही इसे बनाया गया था, ठीक है। अब इन सारी पोटरीज में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो रेड वेरे थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसके जो अवशेष हैं वो हस्तिनापुर, अहिचत्रा, काशी, इंद्रप्रस्था में मिले हैं। और हमने अभी 2016 में काफ़ी सारे जो एविडेंसेस हैं पोट्रीज के जो लेटर वैदिक पीरियड से बिलोंग करती हैं वो मिले हैं हमें, ठीक है। अब इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है, इस चीज़ से हमें सिंपली एक बात पता चलती है कि जो आर्यंस थे ना वो कहीं ना कहीं जो अपनी लाइफ थी वो अर्बनाइज्ड लाइफ जी रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पॉटरीज उनके द्वारा यूज़ करी गई हैं, ठीक है। और आर्यंस कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट थे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उनके पास काफ़ी था कि वो अपनी चीज़ों के साथ रह सकें, अपने लिए खाने के लिए बना सकें, और काफ़ी था मतलब उनके पास, जिससे कि उन्होंने ट्रेड भी करा। सरप्लस था तो ट्रेड कर पाए वो, क्योंकि देखिए अगर आप उगा ही एक दाना रहे हो तो बेचोगे क्या, जब आपके पास सरप्लस होगा ही नहीं तो फिर ट्रेड किस में करोगे। तो इसलिए जो आर्यंस की जो इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं अर्बनाइज थी और सेल्फ सफिशिएंट थी, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा था एग्रीकल्चर का वो सरप्लस हो रहा था। वो कहीं ना कहीं राइस, वीट, बार्ले ये सारी फसलों को कहीं ना कहीं इम्पोर्ट भी करा करते थे और एक्सपोर्ट भी करा करते थे। जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे डिटेल में। तो सरप्लस इकोनॉमी थी उनकी, ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर ज़्यादा महत्वता दी गई थी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आयरन था उसने कौन कौन सी चीज़ों को ईजाद करा। देखिए अगर हम आयरन का यूज़ करेंगे, अब उनके पास एक टूल आ चुका था, यानी उनके पास नॉलेज थी कि आयरन को यूज़ कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं आयरन जो था ना उन्होंने उनकी लाइफ को एक तरीके से चेंज कर दिया। पहले अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो आयरन के टूल्स बनाने लगे थे, जिससे कि उनको हेल्प मिलने लगी
अब उनके पास टूल्स हो गए तो वो कहीं ना कहीं अब टूल्स के सहायता से जो पेड़ वगैरह हैं उनको काट पाएंगे और जो फील्ड वगैरह बना पाएंगे और उसमें खेती वगैरह कर पाएंगे। तो यहाँ पर उनका जो प्रोडक्शन है इंक्रीज़ हुआ, तो उनकी जो इकोनॉमी है उसने सरप्लस इकोनॉमी का शेप ले लिया। अब देखिए आयरन का यूज़ कहीं ना कहीं वेपन बनाने के लिए भी उन्होंने यूज़ करा, ताकि वो दूसरे जो मतलब उनके जो क्लान से बाहर हैं यानी दूसरे जो प्रिंसिपैलिटीज़ हैं उनके ऊपर अगर वॉर वगैरह होती है तो उसको विन ओवर कर सकें। अब आयरन का यूज़ उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करने में भी उसका यूज़ करा, जिससे कि उनके पास टिम्बर वगैरह हो गए। अगर जब टिम्बर वगैरह बड़े बड़े पेड़ काटेंगे तो वो कहीं ना कहीं एलिफेंट्स को भी डोमेस्टिकेट करने लगे, ताकि जो चीज़ें हैं उनको कम्यूट करा जा सके, उनको लेकर जाया जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं अब जब सोसाइटी सेटल हो रही हैं तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं ना वो भी कहीं ना कहीं उभर कर आएंगी। तो यहाँ पर नई नई सिटीज़ का जन्म हुआ, जैसे कि हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, काशी, कौशाम्बी, अंगा एंड इंद्रप्रस्था। तो ये सारी सिटीज़ यहाँ पर बोर्न होने लगी और कहीं ना कहीं जो लाइफ है वो अर्बनाइज्ड होने लगी। अब जब सिटीज़ क्रिएट हो रही हैं तो ऑब्वियसली मार्केट्स भी तो डेवलप होंगे, क्योंकि सिटीज़ में रहने वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए कि कुछ चीज़ें वगैरह खरीदेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे, तो उसके लिए मार्केट होनी चाहिए। तो मार्केट भी डेवलप हुई, जब मार्केट डेवलप हुई तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी इंक्रीज़ हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है, जब ट्रेड एंड कॉमर्स हो तो कहीं ना कहीं जो लाइफ ने शेप ले लिया वो अर्बनाइज्ड लाइफ हो गई। ठीक है, जब अर्बनाइज्ड लाइफ हो गई तो डेवलपमेंट होना तो लाजमी है, डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना वो भी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब भी तो इंक्रीज़ होगा जब आपके पास सरप्लस चीज़ें होंगी, आप ट्रेड करोगे, आपकी जो लाइफ होगी वो अर्बनाइज होगी और मार्केट होंगे आपके चारों ओर, और आप एक अच्छी सी सिटी में रहोगे, तभी तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी और आपके पास अच्छे से वेपन वगैरह होंगे ताकि आप अपनी सुरक्षा वगैरह कर सकें। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें एक बात साफ जाहिर होती है कि जो आर्यन है ना कहीं उसने डेवलपमेंट ला दिया चीज़ों में, मतलब उनकी लाइफ में डेवलपमेंट ला दिया और उनकी जो लाइफ थी उसको एक स्टैंडर्ड लाइफ बना दी। तो ये सारी चीज़ें हुई आयरन की वजह से। ये जो चीज़ है इसे आप अपने एग्ज़ाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो जो इकोनॉमी थी। अभी इकोनॉमी के काफ़ी सारे पार्ट रह गए, जैसे कि ऑक्यूपेशन वगैरह और ट्रेड वगैरह कि क्या क्या ट्रेड करा करते थे। काफ़ी सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो मैं इसलिए वीडियो छोटी बनाता हूँ ताकि आप बोर ना हों। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड माय वीडियो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।